हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे। और सभी का आपका फिर से पुनः जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि जितने भी आपके फिजिक्स के डेरिवेशन है बच्चों, मैं सभी डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ और 3-4 दिन में इनका जो है मैं दी एंड कर दूंगा। और मैंने कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आपको बताए थे कि ये डेरिवेशन आपको पढ़ के हर हाल में ही एग्जाम में जाना है आपको, तो वो जरूर डेरिवेशन आप पढ़ के जाइएगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी बखूबी मेरा साथ दीजिए और बने रहिए। निश्चित ही आप एग्जाम में 95 प्लस मार्क लाएंगे, ठीक है। तो मेरी सभी बच्चों से, सभी भाई बहनों से बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा कि आप लोग सभी लोग अच्छे अंक लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सिर्फ डेरिवेशन का पहला वीडियो। और इसमें आपका डेरिवेशन नंबर पहला जो है तो वो है बेटा आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है बच्चों, कूलाम के नियम का सदिश रूप, या एक नाम से और पूछने के लिए आता है बच्चों, ये क्वेश्चन के नाम से पूछने के लिए आता है बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कूलाम के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उपपत्ति, या फिर ये एक नाम से और पूछने के लिए आता बच्चों कि कूलाम का नियम न्यूटन का गति विषयक क्रिया के कूलाम का नियम न्यूटन का गति विषयक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ठीक ठाक है आपका डेरिवेशन बेटा, मोस्ट तो है ही। अब इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो कूलाम के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति करते हैं अपन लोग। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना बेटा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक निर्देश फ्रेम बना लेंगे, ठीक है ना बच्चों। और इसमें हम दो आवेश मान लेंगे, Q1 और एक मान लेते हैं बच्चों Q2। एक हमने आवेश मान लिया Q1, एक क्या मान लिया बच्चों, Q2 मान लिया। और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि R है, ठीक। हम मान लेते हैं कि निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु से और Q1 का जो डिस्टेंस है बच्चों हम मान लेते हैं R1 वेक्टर है, और Q2 का डिस्टेंस है बच्चों R2 वेक्टर है। क्लियर है। अब देखिए जरा, क्योंकि ये Q1 Q2 हमने देख रहा बेटा दो आवेश हैं और दोनों धनावेश हैं, तो क्या करेंगे, Q1 लगाएगा Q2 पर बल और Q2 लगाएगा बच्चों Q1 पर बल, ठीक है ना। तो Q1 पर किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण प्रतिकर्षण, और Q2 पर किसके कारण लगेगा बच्चों, Q1 के कारण। चलिए हम यही लिखते हैं बच्चों कि देखिए आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल। देखिए बच्चों, हमें वैद्युत बल का फॉर्मूला आना चाहिए। ये कूलाम ने बताया था अपने नियम में बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, F। देखो बेटा 1 पर लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। F12 का मतलब ये है कि 1 पे लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। बताइए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि हम कूलाम के नियम का
सदिश रूप निकाल रहे हैं बच्चों, तो हमें क्या है, हमने कि बल के ऊपर जो है, बल की खोपड़ी पर हमने वेक्टर लगा दिया है। अब हमें करना क्या होगा बेटा कि जब एलएचएस में वेक्टर का चिन्ह लगा है तो हमें आरएचएस में भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। और आरएचएस में गजब की बात यह है कि 1/4πε0 एक तो नियतांक है, तो इस पे वेक्टर हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ε0 अदिश राशि है, Q1 Q2 अदिश राशि है, और r जो दूरी है वो भी बेटा अदिश राशि है। सभी अदिश राशियां हैं तो हम किसी के ऊपर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगा सकते। क्योंकि एलएचएस में वेक्टर का चिन्ह लगा है तो हमें आरएचएस में भी लगाना पड़ेगा। अब इन सभी पर वेक्टर तो लगेगा नहीं, इसका मतलब कि अभी दिशा हमारे पास है नहीं। समझ रहे हो ना भाई, बल तो सदिश है लेकिन यहाँ पे कोई सदिश है नहीं, तो हमारे लिए दिशा नहीं पता बेटा। तो दिशा के लिए हम एकांक वेक्टर का प्रयोग करते हैं। अब लिख सकते हो कि दिशा ज्ञात करने के लिए एकांक वेक्टर, किसका बच्चों, एकांक वेक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा एकांक वेक्टर मतलब ये होता है बच्चों, जैसे एक कैप लगा दिया तो इसको बोलते हैं एकांक वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो ए वेक्टर सीधा इसमें बटे में ए कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में ए। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो Q1 लगाएगा Q2 पर बल, जब Q1 Q2 पर लगाएगा तो प्रतिकर्षण ये बिंदु इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, और जब Q2 Q1 पर लगाएगा तो इसी के सीध में ये Q1 इस तरफ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर Q2 इस तरफ जाएगा तो R की दिशा में आगे जाएगा, और Q1 जब इस तरफ जाएगा तो ये भी R की दिशा में इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम एकांक वेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे फॉर्मूला अपन बना लेंगे R कैप का। ठीक है बच्चों, क्योंकि R की सीध में ही बल लगेगा, चाहे इस तरफ लगे चाहे इस तरफ लगे। ठीक, तो बताइए R कैप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, R वेक्टर बटे में R डायरेक्ट कर दें, क्या दिक्कत नहीं है ना बेटा, कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम एकांक वेक्टर का प्रयोग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अपन लोग R कैप। ठीक है ना, अब ये 1 2 है तो इसको भी 1 2 मान लीजिए, चाहे 1 2 मान लो चाहे 2 1 मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एकांक वेक्टर से क्या होता है बच्चों, एकांक वेक्टर से संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसका परिमाण होता है 1। ठीक है ना, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इसके परिमाण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, इस R12 की जगह पे हम क्या रख देंगे, बोलो बच्चों क्या रख देंगे, जल्दी बोलो, F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू, इसको खोल के हम रख देंगे R12 बटे में R, यहाँ भी 1 2 मान लेना बच्चों। ठीक है ना, तो R12 बटे में R का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा R12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर कार में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा R का घात 3 और R12। अगर एग्जाम में सिर्फ कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछने के लिए आए तो फिर आप क्या करना बच्चों, यहीं तक इसको छोड़ देना है, लिख देना कि यहीं कूलाम के नियम का कैसा बच्चों सदिश रूप है। ठीक है, और अगर पूरा सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके आगे भी करेंगे अपन लोग। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने देखा कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल हम लिख देंगे इसी प्रकार Q2 पर आवेश Q2 पर किसके कारण बेटा, Q1 के कारण लगने वाला वैद्युत बल। देखिए बच्चों, तो जैसे अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया, हमने लिख ही दिया है इसी प्रकार से, तो मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इतना लिख लेंगे F21, क्योंकि 2 पर लग रहा है 1 के कारण, यहाँ पर लग रहा था 1 के कारण 2 पर, सॉरी 1 पर 2 के कारण, यहाँ पर 2 पर 1 के कारण। ये क्या बन जाएगा बच्चों फॉर्मूला, पूरा कॉपी लगा दीजिए,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यू, 1 2 की जगह पे 2 1, जब ये 2 1 तो ये भी 2 1। अच्छा, इस 2 1 को हम 1 2 बना सकते हैं। देखिए बच्चों, इस 2 1 को R21 को हम R12 बना सकते हैं, बस हमें साथ में माइनस का चिन्ह लगा देना होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस R21 को हम बना देंगे R12। तो देखिए F21 जहां के तहां Q1 Q2 अपॉन R पर घात है 3, इस 2 1 की जगह पे हम कर देंगे माइनस R12, ये माइनस जाके आगे जाएगा बेटा। तो देखो ये ऐसा बन जाएगा आपका कि F21 बराबर माइनस का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R पर घात है 3 इंटू R12, समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 को समीकरण 2 को जरा गौर से देखिए बच्चों, इसकी आरएचएस देखिए और इसकी आरएचएस देखिए। ठीक है ना, इसको देखो बेटा बिल्कुल हूबहू मिलेगा आपको देखने पर। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, F12 रख सकते हैं ना। तो इतने की जगह पे 12 और यही सेम यहाँ पे लिखा है तो इसकी जगह भी 12 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखो बेटा ये ऐसा हो जाएगा कि F21 बराबर नेगेटिव का नेगेटिव और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा F12। ठीक है ना, और यही बेटा देखो जब हम दूसरी वस्तु पर बल लगता है पहले के कारण, तो पहली वस्तु पर किसके कारण लग रहा है बेटा, दूसरी वस्तु के कारण। यही तो आपका कौन सा नियम है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो हमें विपरीत दिशा में, देखो बेटा यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे कैसा बेटा माइनस, तो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। तो यही आपका क्या है बच्चों, यही न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए हम देखते हैं आज का डेरिवेशन नंबर 2। एग्जाम ने कट है बच्चों, आप लोग टाइम टेबल से पढ़ाई करिए, सभी विषय का टाइम टेबल बना के पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से कवर करिएगा बेटा। और हम चाहते हैं कि हर भाई बहन जो है, हर बच्चा, हर किसी बच्चे के जो है 90+ से नंबर अधिक आने चाहिए और अच्छी सबकी मार्कशीट बने, ताकि आप लोग अच्छी जॉब करें, आपके माता पिता आप पर गर्व महसूस करें। चलिए डेरिवेशन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है E बराबर F/Q0। इस सूत्र की हमें जरूरत पड़ेगी, E बराबर F/Q0। ठीक है, जब हम तीव्रता निकालेंगे, फिलहाल में हमें बिंदु आवेश बनाना बेटा। बिंदु आवेश कैसे बनाएंगे जरा सोचो। अगर हम देखें इस मार्कर से, ये मार्कर इसके बगल में है, तो ये वाला मार्कर इसको देखेगा तो इसको बिंदु नजर आएगा, नहीं आएगा भैया, ये तो पास पास में खूब बड़ा मार्कर दिखेगा। तो हमें बिंदु नजर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर को हम बहुत दूर ले जाएंगे। जैसे आप लोग हवाई जहाज देखते हो ना, आसमान में देखते हो कि नहीं बेटा, तो हवाई जहाज हमें इतना सा दिखाई देता है, इतना सा, है ना बच्चों।
तो इतनी दूरी पर होने की वजह से हमें बिंदु नजर आता है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक मार्कर को दूर ले जाना पड़ेगा। जब इसको दूर ले जाएंगे हमें छोटा सा नजर आएगा बिंदु सा, और उसी के कारण हमको निकालनी है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो हम मानते हैं हमारे पास एक आवेश है, आवेश हमारे पास Q, हम इससे इतना दूर चले जाएंगे, कुछ दूरी पर चले जाएंगे, इससे नहीं चलेगा हम कुछ दूरी पर। मान लीजिए हम आ गए, ये पॉइंट O है और ये मान लिया हमने पॉइंट P है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि P पर आवेश है Q0। Q0 क्या बच्चों, एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, ठीक है ना बच्चों। तो हम इस आवेश से इतना दूर चले गए, दूरी मान लीजिए कितनी है बच्चों, R। इस आवेश से हम इतना दूर चले गए, हम इस Q0 को इतना दूर ले गए ताकि हमें जो Q है वो छोटा सा नजर आए, या फिर हमें Q से देखने पर Q0 छोटा नजर आए, या Q0 से देखने पर Q नजर आए, तब जाके हमें ये बिंदु आवेश लगने लगेगा। और इसी बिंदु P पर हमें निकालने बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए निकालते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, Q0 एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये Q भी देख सकते हैं बच्चों आप लोग, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है बच्चों, प्रतिकर्षण। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि देखिए कि परीक्षण आवेश Q0 पर, इस Q0 पर किसके कारण बच्चों, Q के कारण विद्युत बल। भाई दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो पहले हम प्रतिकर्षण बल ही निकाल लेते हैं। तो बोले बच्चों प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 का मान क्या बच्चों, Q, और Q2 का मान क्या बेटा, Q0 अपॉन बीच की दूरी क्या बेटा, R स्क्वायर। ये बल का फॉर्मूला होता है। तो दोनों के बीच हमने बल निकाल लिया, हम निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F बटे में Q0। तो E बराबर F की जगह पे हम ये मान उठा के रख देंगे, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर बटे में Q0 से Q0 काट दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, E बराबर 1/4πε0 Q बटे में R स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और यहां पे हम लिख देंगे इसकी दिशा। अगर धनावेश से देखेंगे बच्चों आप लोग, देखो बेटा धनावेश से बाहर या दूर, ठीक है। धनावेश से बाहर या दूर इसकी दिशा होती है, ऋणावेश से अंदर या पास में इसकी तीव्रता होती है, ठीक है बच्चों। देखिए क्यों होगी, अच्छा दूर क्यों होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इसको धक्का देगा तो ये दूर नहीं जाएगा बच्चों, बाहर जाएगा नहीं दूर जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये धन क्या करता है, इसको अंदर की ओर खींच देता। इसलिए धनावेश से बाहर दूर या ऋणावेश से अंदर या पास में, ठीक है, पास लिखा है बच्चों, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। इस चीज को ध्यान देना बेटा, ये वाला सूत्र, ठीक है। E बराबर 1/4πε0 Q बटे में R स्क्वायर बिंदु आवेश के कारण, और दिशा धनावेश से बाहर या दूर या ऋणावेश से अंदर की ओर, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं डेरिवेशन नंबर 3। देखिए बेटा डेरिवेशन नंबर 3,
आवेशित वलय या रिंग की अक्ष पर, आवेशित वलय या रिंग की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, आवेशित वलय के लिए कुछ मुझे गोल मिल जाए तो मैं आपको समझा सकूं। क्या है मेरे पास गोल, कैसे समझाऊं मैं आपको, कुछ नहीं मिला, चलो इसी को समझा देते हैं, चाबी मिल गई। ठीक है, चलो इसे समझो बेटा। देखो ये है बेटा, ये है रिंग, ठीक है ना, ये रिंग है, और रिंग में देखो बेटा, चलो उसको समझाने के लिए इसके बीचों बीच ऐसी लाइन ड्रॉ करें हम, देखो बेटा ऐसे, ठीक है ना, रिंग के बीच में से एक लाइन बना दी हमने, तो इस लाइन को बच्चों हम बोलेंगे अक्ष। क्या बोलेंगे? अक्ष। तो इस अक्ष पे हमें जो है रिंग की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चाहे बेटा देखो ये रिंग है, दिख रहे हैं ना रिंग, और ये लाइन बनी है ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं अक्ष। इस अक्ष के किसी पॉइंट पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए हम रिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, रिंग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने एक रिंग बना ली ऐसे। अच्छा, रिंग तो समझ चपटा सा नहीं लग रहा बेटा, देखो ऐसे है, ये रिंग ऐसे नहीं बनी है, ऐसे बनी है। ठीक है ना बच्चों, ऐसे बनी है ये रिंग, ऐसे नहीं बन के ऐसे बनी है। ठीक है ना, अब ऐसे बनाने से क्या हम अक्ष ऐसे बना पाएंगे? अगर हमने इसको ऐसे बनाया तो अक्ष सामने क्यों नहीं आएगी बच्चों? तो सामने हम अक्ष कैसे दिखा पाएंगे? तो हम रिंग को ऐसे नहीं ऐसे करके बनाए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे रिंग को बनाए, ठीक है ना। क्योंकि रिंग है तो इसकी खुद की एक त्रिज्या होगी। चलो हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या बच्चों, कैपिटल आर है। चलो हम इसकी अक्ष बना लेते हैं। हमने बना ली बच्चों इसकी अक्ष, ठीक है ना। इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। तो हमें जो है सेंटर से यहां मान लेते हैं एक बिंदु P मान लेते हैं। इस बिंदु पर और केंद्र से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? केंद्र से x दूरी पर, और अक्ष पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है ना बच्चों, लेकिन अभी हमने क्या वलय पर आवेश नहीं दिया बेटा, चलो वलय पर आवेश बांट देते हैं। जी हमने क्या किया बच्चों, वलय पर हमने जो है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, चूंकि वलय एक बड़े आकार का चालक है बच्चों, ध्यान दीजिए पहले। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो आपका डेरिवेशन है बेटा, कूलाम के नियम का डेरिवेशन है। और कूलाम के नियम में जो डेरिवेशन है बच्चों, मतलब कूलाम के नियम की एक कमी थी कि इतनी बड़ी रिंग के कारण, ये रिंग बहुत बड़ी है, रिंग के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते। जी हाँ, आप बहुत सही, अच्छी तरह से सुन रहे हैं बेटा। जैसे मान लो ये मार्कर है, बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक सिर्फ छोटे से बिंदु आवेश के ही ही आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। लेकिन जरा देखो बिंदु की तुलना में रिंग कितनी बड़ी है, तो पूरी रिंग के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। अब कूलाम के नियम से इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। हम क्या करेंगे कि इस रिंग को छोटे छोटे भागों में काट लेंगे। देखो बेटा ऐसे ऐसे रिंग है, ठीक है, रिंग के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पीसेस, ऐसे बारीक पीस कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, जब छोटा पीस, इतना छोटा पीस हो जाए तो बिंदु की तरह लगने लगे। ठीक है ना बच्चों, जब यह बिंदु की तरह लगने लगेगा तो हम फिर इसमें कूलाम का नियम लगा पाएंगे, और कूलाम के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकाल लेंगे। तो हम करेंगे क्या, ऐसे एक बिंदु के कारण, फिर दूसरी बिंदु के कारण, फिर तीसरी, सभी बिंदुओं को क्या करेंगे बच्चों, सभी बिंदुओं के कारण हम सभी तीव्रताओं को जोड़ देंगे। अब चूंकि बहुत ज्यादा तीव्रताएं बन जाएंगी तो हम सभी का समाकलन कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा तीव्रता बनेगी तो हम क्या करेंगे बाद में बेटा, सभी का समाकलन कर देंगे और आराम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो आइए बिना देर करे
समझते हैं इसको, ठीक है। तो पूरी रिंग के कारण तो हम नहीं लगा सकते, हम रिंग पर एक छोटा सा इसका पीस मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे छोटा सा पीस मान लिया अपन ने, ठीक। ये पूरा इसका आवेश था बच्चों Q, आवेश था पूरा Q, हमने एक छोटा सा आवेश मान लिया यहाँ पे dQ। क्या आवेश मान लिया बच्चों? dQ, ठीक है। तो आवेश हो गया, इस आवेश के कारण हम निकालेंगे बिंदु P पर तीव्रता, इस dQ के कारण। तो हम लिखेंगे कि आवेश dQ के कारण बिंदु P पर तीव्रता। देखो बच्चों, तीव्रता का मैंने अभी फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया था। बोलो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q बटे में R²। देखो इस Q से इस P की दूरी तो है नहीं, चलो हम बना लेते हैं यहां से यहां तक, ये दूरी आपकी R है, ठीक है ना बच्चों। तो अब जरा देखो पहले आवेश क्या बेटा, आवेश तो है dQ, तो यहाँ पे हम जब dQ लगा देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बच्चों आपकी dE आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब आवेश छोटा तो तीव्रता भी छोटी आएगी, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे कि जब आवेश dQ है तो तीव्रता भी आपकी dE आएगी। चलो हम इसकी दिशा निकालते हैं बच्चों। तो हमने क्या बताया था बेटा, dQ एक धनावेश है, तो धनावेश के कारण ये तीव्रता की जो दिशा होगी बेटा, इसी रेखा में बाहर की ओर होगी। मतलब इसी रेखा में आपकी क्या होगी बच्चों, ये dE, ठीक है। लेकिन ये dE बेटा जो दिशा हम देख रहे हैं बेटा, हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है काम की? क्योंकि हमें निकालना बेटा अक्ष पर। किस पे निकालना है? अक्ष पर। लेकिन ये तो अक्ष से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो क्या हमारे किसी काम की है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस समय, हम यहाँ एक कोण मान लेते हैं थीटा। जब ये थीटा तो ये भी कोण कितना होगा बच्चों? थीटा होगा। ये dE हमारे काम का नहीं है, तो इसके हम दो घटक बनाएंगे। एक होता है बच्चों dE cos थीटा और एक होता है dE sin थीटा। तो देखो थीटा यहां बन रहा, तो इसकी सीध में बनेगा बच्चों ये आपका बन जाएगा dE cos थीटा, ठीक है। अब इसी dE cos थीटा क्या तो ऊपर या नीचे, आप सभी लोग जानते हैं बेटा, तो कहां बनेगा जल्दी बताइए? ये बनेगा बेटा नीचे की ओर dE sin थीटा। इसलिए बनेगा क्योंकि जो हमने dE हटाया है वो दोनों के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो हमने ये निकाल लिया। लेकिन बेटा देखो रिंग में एक गजब बात होती है कि रिंग में ऐसे पॉइंट होते हैं बेटा, जैसे हमने इसमें dQ माना, ठीक, तो पक्की बात है ऐसा यहां पर अपोजिट में भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। अगर हम यहां dQ मानते यहां पे, तो इसके अपोजिट में यहां dQ मिलता। अगर यहां dQ मानते इसके अपोजिट में यहां मिलता, हम यहां मानते इसके अपोजिट में यहां मिलता, ठीक है। तो रिंग में एक बड़ी खास बात होती है कि हर एक पॉइंट का एक अपोजिट पॉइंट होता है। चलो हम एक अपोजिट पॉइंट और मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने एक अपोजिट पॉइंट यहां मान लिया और इसको भी हमने बेटा क्या मान लिया, इसका आवेश कितना है? dQ है। जैसे ये दूरी R है, हम इसकी ही मान लेते हैं। ये भी दूरी कितनी है बच्चों? R ही है, ठीक है। जब ये R है तो इसमें भी जैसे इसके कारण दूरी dE है, तो इसके कारण भी क्या होगा बच्चों? ये भी dE होगा, होगा कि नहीं? जब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, जब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये भी देखो बेटा अक्ष से बाहर, देखो अक्ष ये है, अक्ष ये है, ये D अक्ष से बाहर जा रहा है, तो हम इसके भी घटक बनाएंगे। देखो इसकी सीध में क्या बन जाएगा? एक और dE cos थीटा बन जाएगा, dE cos थीटा, ठीक है। और इसके लंबवत यानी कि ऊपर की ओर क्या बन जाएगा बच्चों? dE sin थीटा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, समझो पहले यहाँ पे रिंग को अपन छोटे छोटे भागों में बांटना है, छोटे छोटे भागों में बांटना है बेटा, समझो ध्यान से। अब आप अगर dE sin थीटा को देखें तो एक d sin थीटा ऊपर, एक d sin थीटा नीचे, मतलब एक ऊपर बेटा एक नीचे, दोनों समान, एक ऊपर खींच रहा है एक नीचे खींच रहा है। जब दोनों समान बल होंगे तो ये बेटा कहीं नहीं जाएगा, यानी क्या होगा कि dE sin थीटा से dE sin थीटा कट जाएगा, ठीक है ना। अब जरा dE cos थीटा को ध्यान से देखो, ये दोनों dE cos थीटा एक सीध में जा रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब
कोई भी सदस्य राशि, दो या दो से अधिक सदस्य राशियां हों और एक ही दिशा में जा रही हों तो उनको जोड़ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, से डी ई कॉस थीटा और डी ई कॉस थीटा जब दोनों को करेंगे बेटा जोड़ लेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ कितने पॉइंट माने बच्चों, 2 पॉइंट माने। रिंग पर हम कितने पॉइंट मान सकते हैं, बहुत सारे, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स मान सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इनफाइनाइट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतने सारे हो जाएंगे आप जोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आवेश को पूरे आवेश को छोटे छोटे भागों में बांटने पर, छोटे छोटे भाग में बांटने पर हमें अनेक तीव्रताएं प्राप्त होंगी। देखो छोटे छोटे भाग काटेंगे तो बहुत सारी तीव्रता मिलेंगी। ठीक है, हम तीव्रता के घटक बना रहे हैं, तीव्रताओं के घटक करने पर, देखो तीव्रता घटक बनाएंगे तो सभी के जितने भी डी ई साइन थीटा से दो के कट गए, हम यहाँ पॉइंट मानते कि यहाँ पॉइंट मानते तो उनके भी डी ई साइन थीटा कट जाते बेटा। सो क्या लिख देंगे, तीव्रता के घटक करने पर सभी डी ई साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, सभी जितने भी डी साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि सभी डीई कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, सभी डीई कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण सभी का योगफल होगा। जितने भी डीई कॉस थीटा है सबको जोड़ दीजिए बेटा। हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए लगा देंगे समाकलन डीई कॉस थीटा, सभी का जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों ई, यानी हमें कंप्लीट तीव्रता मिल जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे डीई का मान उठा के रख दीजिए। देखिए इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा है, हम सभी जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर, देखो ये थीटा ये है ना, तो आधार आपका ये हो गया एक्स, कर्ण हो जाएगा आर। आधार क्या बच्चों, एक्स कर्ण आर। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस कॉस थीटा को हटा के रख देंगे एक्स बटे आर गुणे एक्स बटे में आर। देखिए ऐसा कर लीजिएगा इसको, देखो ये देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स मान है, इसको बाहर निकाल लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस x को भी बाहर निकाल दीजिए, आर स्क्वायर का आर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर पे घात है 3। इंटीग्रेशन के अंदर छोड़ दीजिए बेटा किसको, डी क्यू को, क्योंकि हमें डीई को ही तो छोटे छोटे भाग किए थे, क्यू को छोटे छोटे भाग करके डी क्यू कर दिया। अब समाकलन का अर्थ है जोड़ना, डी क्यू मतलब सभी डी क्यू को जोड़ देंगे, सभी आवेशों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू बेटा। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन डी क्यू का मान क्या होगा बेटा, क्यू हो जाएगा। तो उसको हटा के हम लिख देंगे ई बराबर, देखो एक्स अपॉन आर क्यू इंटू क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स बटे में आर क्यूब। अब सोचिए बेटा, देखो एग्जाम में जब आप डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ आर को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो सवाल आता है बच्चों
वो हमें या वो आपका डेरिवेशन करेंगे, सवाल आपका आएगा, उसमें त्रिज्या दी रहेगी और सेंटर से अक्ष तक की दूरी दी रहेगी। ठीक है, तो r और x के फॉर्म में तोड़ लो बेटा। अच्छा ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो बेटा, इस चीज को, ये एक बन रहा है बेटा समकोण त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, सब लोगों ने पढ़ा है। तो कर्ण जल्दी बोलो बेटा क्या है, आर स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे लिख देना, इसके आगे देखो कि कर्ण का वर्ग बराबर लिख देंगे, इसके बगल में चूंकि कर्ण मतलब आर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और आधार क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक काम करिए बच्चों, स्क्वायर को लाइए इस तरफ, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा बेटा 1/2, यानी स्क्वायर बनता है अंडर रूट, या इसी को 1/2 बोलते हैं। ठीक, इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब मतलब घन कर दीजिए, घन करेंगे तो इस पर घात लग जाएगी 3, यहां लिख देते हैं, घन करेंगे तो ये हो जाएगा r पे घात है 3, r पे घात 3, इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा बच्चों 3/2। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो r क्यूब है, r क्यूब को हटा के इतना रख देंगे, रख दीजिए बेटा इसमें, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0, ये हो जाएगा QX बटे में, इस r क्यूब को हटा के हम ये रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आवेशित बलाई आ देंगे कि अक्ष पर, आप अक्ष पर निकालना चाहते तो ये वाला डेरिवेशन आपका हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज चूंकि बेटा रात हो चुकी है, 11:15 बजने को है, थोड़ा सा मैं जरूरी काम से बाहर गया था, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा कम से कम 5 से 6 डेरिवेशन आपके निपटाऊं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़िए और इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, आप एनालाइज करिएगा, आपको निश्चित ही अच्छे अंक मिलेंगे, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं और जॉब करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।